बालकों का पोषण। तो विद्यालयी बालकों का पोषण पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि विद्यालय के बालक होते हैं उनकी अवस्था क्या होती है। विद्यालयी बालकों की अवस्था इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। ये हो जाती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उम्र हो जाती है बच्चे की 6 से 12 वर्ष, ठीक है। 6 से 12 वर्ष यहाँ पर उम्र हो जाती है। अब हम उत्तर बाल्यावस्था और बाल्यावस्था की उम्र क्या है? बाल्यावस्था की उम्र हो जाती है हमारी 1 से लेकर 5 या 6 वर्ष, ठीक है। कहीं कहीं पर 5 माना गया है, कहीं पर 6 माना गया है, ठीक है। इसीलिए हम जो विद्यालय जाने वाले बालक होते हैं, इससे पूर्व वो कहाँ जाते हैं? पूर्व विद्यालय के, यानी कि वो नर्सरी वाले बालक होते हैं, ठीक है। ये वाले जो बालक होते हैं वो कौन से होते हैं? नर्सरी के, ठीक है। यानी कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी से भी पहले के बालक होते हैं, ठीक है। ये वाले जो बालक होते हैं वो प्राइमरी वाले, यानी कि विद्यालय जाने वाले बालक होते हैं, ठीक है। अब उत्तर बाल्यावस्था के बाद जो बच्चे आते हैं वो किशोरावस्था में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो 12 से 13 से लेकर 19 तक, मैं यहाँ पहले अंत का समझा देती हूँ। 13 से 19 वर्ष के जो बालक होते हैं वो क्या कराते हैं? हमारे किशोरावस्था में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम किशोरावस्था बाद में आएंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था, विद्यालयी बालकों का पोषण, ठीक है। यहाँ पर उम्र मैंने बताई कि 6 से 12 वर्ष, जिसे हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, और यही कहलाती है कि वो विद्यालयी बालकों का पोषण, ठीक है। इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, यानी कि और उत्तर बाल्यावस्था, तीनों ही स्टेजेज होते हैं। किशोरावस्था, चारों स्टेज मनुष्य की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और चौथा आ जाता है हमारा किशोरावस्था। ये जो चारों ही जो स्टेजेस हैं, अवस्था है हमारी, इसमें बालकों का संपूर्ण विकास और उसके जो चरित्र है उसका निर्माण होने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था है ये हमारी बाल्यावस्था के पश्चात आती है, ठीक है। और इसमें हम पोषण की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर शिशु का वजन कितना होगा जब जन्म लेता है? जन्म के समय, यहाँ पर मैं साथ ही साथ अंदर भी बताते जा रही हूँ, 2.5 से लेकर, यानी कि 2.5 kg से लेकर 300 kg हो जाता है, ठीक है, जन्म के समय। किंतु उत्तर बाल्यावस्था में आते आते उसका वजन बढ़ता जाता है, और जब वो युवावस्था में आता है तो उसकी जो वजन होता है वो 60 से 70 kg सामान्य होती है, ठीक है। इतना वजन इसका सामान्य होता है ना।
अब ये जो बालक हैं वो स्कूल जाना यानी कि विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं, और अब जो बालक है वो शिशु जो है वो क्या करता है, अपने घरों में ही सीखता है, घर में ही अपनी शिक्षा लेता है। ठीक है, जितनी भी शिक्षा लेता है वो खेल के माध्यम से लेता है, अपने घर में लेता है, माता पिता से लेता है, पाठ पड़ोस से लेता है, सामाजिक वातावरण से सीखता है। किंतु उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है माता पिता से उसका जो शिक्षा है वो पर्याप्त नहीं होता, वो विद्यालय जाकर सीखना शुरू कर देता है। ये क्या है, शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पर इसकी औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। औपचारिक शिक्षा यानी कि अब उसे जो आगे बढ़ता जाएगा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर उसको आवश्यकता होगी कि वहाँ उसे किस प्रकार से उसे पढ़ना है, क्या क्या उसको उद्देश्य है, यहाँ पर निश्चित होते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे 12वीं बार 6 से 12 वर्ष का बच्चा है, उसके बाद किशोरावस्था में आएगा, 9-10 में करेगा, उसके बाद उसका उद्देश्य निश्चित हो जाता है कि उसे किस प्रकार से पढ़ना है, आर्ट्स से लेनी है या साइंस से लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो उस हिसाब से उसका जो शिक्षा है वो निश्चित हो जाती है। ठीक है, अब उसी शिक्षा के अनुसार उसका मानसिक निर्माण क्या है, शारीरिक नींद क्या है, उसी हिसाब से वो पोषण लेता है। ठीक है, उसी हिसाब से उसको पोषण की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं जो विद्यालय के बालक हैं उनमें वृद्धि की गति कितनी होती है। ठीक है, विद्यालय बालकों में वृद्धि की गति है बालकों में वृद्धि की गति। अब विद्यालय जो जाने वाले बालक होते हैं उनमें किशोरावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति थोड़ी तीव्र होती है। उनका जो लंबाई है यहाँ पर बढ़ने लग जाती है। ठीक है, लंबाई बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो अधिकांश बालक हैं वो अपर्याप्त भोजन ग्रहण कर पाते हैं, यानी कि उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, खेलना कूदना, तो इस कारण वो भोजन ग्रहण करने में मतलब उनको रुचि नहीं रखते, भोजन करने में रुचि नहीं रखते, बाहर भोजन ग्रहण करते, बाहर भोजन ग्रहण करने के कारण उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ठीक है, जिसके कारण उनको कुपोषण हो जाता है और उनके शरीर में पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कुपोषण के कारण क्या है, यानी कि गति में कुपोषण का कारण क्या है। कुपोषण का कारण पहला क्या है, गरीबी। किसी भी कुपोषण का जो कारण होता है सबसे पहला कारण होता है गरीबी, क्योंकि गरीबी के कारण जो माता पिता हैं वो अपने बालकों को उचित पोषण प्रदान नहीं कर पाते, उचित भोज्य पदार्थ जिनमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को वो नहीं दे पाते गरीबी के कारण। ठीक, दूसरा है अशिक्षा, अज्ञानता एवं अंधविश्वास। दूसरा कारण आ जाता है हमारा अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास। जो लोग अशिक्षित होते हैं यानी कि उनमें पोषक तत्वों की जानकारी नहीं होती कि कौन से भोज्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व मिलेंगे और कितनी मात्रा में हमारे शरीर में पोषक तत्व होने चाहिए, तो ये हमारे अशिक्षा के कारण हो जाएगा कि वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। दूसरा हमारा अज्ञानता। अज्ञानता में क्या होता है कि वो शिक्षित तो होंगे वो ज्ञान ही नहीं है उनके अंदर, यानी कि जो पोषण संबंधी ज्ञान है, वैसे तो ठीक है पढ़े लिखे हैं, किंतु पोषण संबंधी जो ज्ञान है कि हमें कितना पोषण लेना चाहिए, किसमें क्या मात्रा है क्या नहीं है, वो सभी चीज़ें अज्ञानता में आ जाती हैं, इसके कारण वो कुपोषित हो जाते हैं। फिर तीसरा नंबर अंधविश्वास। कोई लोग अंधविश्वास के कारण भी जो है पोषण ग्रहण नहीं कर पाते कि बच्चों में मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चों को गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सर्दी में ये खाना चाहिए, गर्मी में वो खाना चाहिए। तो ये जितने भी अंधविश्वास हैं कि लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए या ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, मतलब कुछ भी जो अंधविश्वास है ना कि
आयरन वाली चीज़ें लड़कियों को अधिक खानी चाहिए तो अधिक हो जाता है। उसके बाद लड़कों को इसकी आवश्यकता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं है, या मतलब कुछ भी जो है वो अन्य स्वास्थ्य के कारण वो कुपोषित हो जाते हैं। चौथा है हमारा तीसरा आ जाता है हमारा भोज्य पदार्थों का असमान वितरण। तीसरा हमारा भोज्य पदार्थों का असमान वितरण। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है, बहुत से घर ऐसे होते हैं कि जिनमें भोज्य पदार्थों का असमान वितरण किया जाता है, यानी कि पक्षपात किया जाता है कि लड़के को अधिक देना है और लड़कियों को कम देना है। ठीक है, एक बात है। दूसरा कि भोज्य पदार्थों का असमान वितरण यानी कि उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो समान मात्रा में अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी रोटी से केवल रोटी और सब्जी खा पाते हैं, जिसके कारण उन्हें दाल या नहीं ले पाते, तो प्रोटीन का सोर्स है वो नहीं ले पाते, या कार्बोहाइड्रेट शरीर में अधिक हो जाता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों का समान वितरण के कारण भी वो कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, चौथा आ जाता है हमारा संक्रमण। अब संक्रमण सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, ये सभी कारण जो है वो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो संक्रमण है, जैसे कि जो बालक है उनको किसी भी कारण से कोई संक्रमण है, यानी कि किसी भी जो पोषक तत्व है, जैसे किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है ना, किसी को प्रोटीन मतलब दूध से एलर्जी वो दूध नहीं पीना चाहता है, या कुछ जो बच्चे हैं वो दाल नहीं खाना चाहते, तो उनको एलर्जी कुछ होती है, जिसके कारण वो संक्रमित हो जाते हैं और पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे विद्यालय बालकों में पोषक तत्वों की मांग। यहाँ पर बात करती हूँ विद्यालय बालकों में पोषक तत्वों की मांग। ठीक है, तो मांग में सबसे पहले आ जाता है हमारा कौन कैलोरी। कैलोरी किससे मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों में हमें कैलोरी मिलती है। किंतु यहाँ पर जो कैलोरी है वो बालकों में सबसे ज़्यादा, बालक और बालिका है इस आयु में सबसे ज़्यादा अधिक उसकी आवश्यकता होती है। क्यों, जिससे क्योंकि चयापचय दर भी अधिक हो जाती है, उनकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है, विद्यालय जाने की क्रियाशीलता है, उसका काम करना है, घर का काम है ना, खेल कूद है, शारीरिक कार्य, ये सभी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है। इसके कारण कैलोरी जो है बालकों में, बालिकाओं में 2220 किलो कैलोरी चाहिए और बालकों में 2060 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब प्रोटीन के कारण शरीर की वृद्धि और विकास होता है, इससे ऊर्जा भी मिलती है। तो प्रोटीन की जो आवश्यकता हमारे शरीर में दैनिक प्रतिदिन की आवश्यकता यहाँ पर बात की जा रही है। जो प्रतिदिन की आवश्यकता है वो 26.2 यानी 26.2 से लेकर 31.8 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लोहा यानी कि आयरन की लड़कियों के शरीर में भी और लड़कों के शरीर में दोनों में ही अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ पर
लड़कियों के शरीर में आयरन की आवश्यकता अधिक होती है, लड़कों के शरीर में आयरन की आवश्यकता लड़कियों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो लोहा जो है लड़कों के शरीर में 12 ml प्रतिदिन लेना चाहिए उनको, और 16 ml प्रतिदिन बालिकाओं में उसकी आवश्यकता होती है। कैल्शियम, कैल्शियम जो हड्डी का निर्माण